हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस के बारे में। तो रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस जो है वो रेट्रोफेरेंजियल स्पेस के अंदर होगा। तो इसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेट्रोफेरेंजियल स्पेस कहाँ पे होती है। ठीक है, तो हम पहले वो समझते हैं। तो क्या होता है कि हम जो नेक वाला एरिया है हमारा, उसको हम टॉन्सिल के लेवल पे ट्रांसवर्स सेक्शन लेके देखते हैं। ठीक है, किस तरह से होगा तो कि ये अगर नेक वाला एरिया है तो जहाँ पे टॉन्सिल होगा वहाँ पे हम इस तरह से ट्रांसवर्स सेक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, यहाँ से इस तरह से कट लगाएंगे, फिर ऊपर से देखेंगे कि भाई किस तरह से दिखता है। ठीक है, तो टॉन्सिल के लेवल पे ट्रांसवर्स सेक्शन लेके हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो किस तरह से होता है तो कि मान लीजिए कि ये वर्टिब्रा वाला एरिया है। ठीक है, ये वर्टिब्रा वाला एरिया है। फिर उसके आगे क्या होता है, ये वर्टिब्रा वाला एरिया है, ये आपने समझ लिया। ठीक है, फिर इसके आगे क्या होता है कि सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो है वो एंटीरियर साइड है एंड ये जो है वो पोस्टीरियर साइड है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, ये वर्टिब्रा वाला एरिया है। ठीक है, तो क्या होता है कि हम कट लगाएंगे टॉन्सिल वाले एरिया से नेक में, यहाँ पे कट लगाएंगे तो आगे की साइड क्या प्रेजेंट होगा तो कि भाई एपिथेलियम प्रेजेंट होगा, टॉन्सिल के जो फेशिया है वो प्रेजेंट हो गए, मीन्स के टॉन्सिल का जो एपिथेलियम है, टॉन्सिलर टिश्यू, वो सब कुछ प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके पीछे की साइड हमें 3 फेशिया प्रेजेंट हो गए, वो पढ़ने हैं। तो कौन कौन से हो गए वो फेशिया, तो कि ये जो वर्टिब्रा है उसके आगे वाला जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा तो कि वो प्री वर्टिब्रल फेशिया होगा। ठीक है, ये कौन सा होगा तो कि प्री वर्टिब्रल फेशिया होगा। ठीक है, फिर इसके पीछे क्या होगा तो कि ये होगा एलर फेशिया, ये होगा एलर फेशिया। फिर यहाँ पे ये कौन सा फेशिया प्रेजेंट होगा तो कि ये होगा बकोफेरेंजियल फेशिया। बकोफेरेंजियल फेशिया। तो आपको ना याद रखने के लिए ये 3 फेशिया पहले याद रखने पड़ेगा कि पीछे की साइड वर्टिब्रा होगी, उसके आगे ये 3 फेशिया हो गए, प्री वर्टिब्रल फेशिया, एलर फेशिया एंड बकोफेरेंजियल फेशिया। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये वर्टिब्रा वाला एरिया है एंड ये फेशिया है, तो इसके बीच की जो स्पेस है, कौन सी स्पेस, ये वाली जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्री वर्टिब्रल स्पेस। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, प्री वर्टिब्रल स्पेस। ठीक है, फिर यहाँ पे ये वाली जो स्पेस है, ये वाली जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, डेंजर स्पेस। ठीक है, इसको बोलते हैं डेंजर स्पेस। फिर क्या है, ये वाली जो स्पेस है, ये जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेट्रोफेरेंजियल स्पेस। ठीक है, तो क्या सीखा है हमने अभी तक तो कि ये वर्टिब्रा है, ये है प्री वर्टिब्रल फेशिया, ये वाला, फिर ये है एलर फेशिया एंड ये है बकोफेरेंजियल फेशिया। इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस प्रेजेंट है ये है प्री वर्टिब्रल स्पेस, इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है वो है, ये है डेंजर स्पेस एंड ये है रेट्रोफेरेंजियल स्पेस। तो ये वाली जो है वो है रेट्रोफेरेंजियल स्पेस। ठीक है, ये वाली। तो क्या है कि रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस क्या है, तो सबसे पहले ये रेट्रोफेरेंजियल स्पेस के अंदर होता है। ये रेट्रोफेरेंजियल स्पेस है, ये फेरिक्स के पीछे की साइड प्रेजेंट होती है बिटवीन बकोफेरेंजियल फेशिया एंड प्री वर्टिब्रल फेशिया। तो ये बकोफेरेंजियल फेशिया एंड प्री वर्टिब्रल फेशिया, तो कुछ बुक में एलर फेशिया के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो प्री वर्टिब्रल फेशिया एंड बकोफेरेंजियल फेशिया के बीच में प्रेजेंट ऐसा भी बोल सकते हैं।
स्पेसिफिकली आपको मेंशन करना हो तो आप ये डायग्राम बनाएगी तो सही रहेगा। एलर फेशिया एंड बकोफेरेंजियल स्पेस फेशिया के बीच में प्रेजेंट है रेट्रोफेरेंजियल स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं बकोफेरेंजियल फेशिया एंड स्पेसिफिकली अगर बताना हो तो एलर फेशिया, ठीक है। तो हो गई डेफिनेशन की बात। अब क्या है कि ये जो रेट्रोफेरेंजियल स्पेस है वो कहाँ से लेके कहाँ तक होती है, इसका एक्सटेंड क्या होता है। तो ये बेस ऑफ स्कल से स्टार्ट होती है एंड नीचे की साइड ये T4 लेवल तक, जहाँ पे बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया है वहाँ तक ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हमने देख लिया है कि रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस क्या है। तो सबसे पहले हम एक्यूट रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस के बारे में देखेंगे। तो क्या होता है कि ये जो एक्यूट रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस है वो किन लोगों के अंदर कॉमनली देखने को मिलता है। तो कि मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन कि जिसकी उम्र 6 इयर्स से कम होती है उन लोगों के अंदर देखने को मिलता है। एंड उनमें से भी अगर स्पेसिफिकली पीक इंसिडेंस किन लोगों में होते हैं तो कि जिनकी उम्र 3 to 5 इयर्स के बीच में होती है उन लोगों के अंदर, ठीक है। फिर हमें बात करनी है इसके कोज के बारे में। एक्यूट रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस है उसके कोज कौन कौन से हो सकते हैं। तो उसके कोज चिल्ड्रन के अंदर भी अलग होंगे एंड एडल्ट्स के अंदर भी अलग होंगे। तो चिल्ड्रन के अंदर क्या होता है तो कि रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड का इन्फेक्शन लग जाना। अब क्या होता है कि यहाँ पे इनके अंदर मैंने आपको स्पेस के बारे में बताया ना, यहाँ पे मैंने लिम्फ नोड के बारे में अभी 2 चीज़ें अभी तक यहाँ पे नहीं बताई कि क्या होता है कि ये जो रेट्रोफेरेंजियल स्पेस है ना वो इस तरह से डिवाइडेड होती है। यहाँ पे क्या होता है तो कि फाइब्रस राफे होता है, ठीक है। फाइब्रस राफे की मदद से ये जो रेट्रोफेरेंजियल स्पेस है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होती है। एंड ये जो रेट्रोफेरेंजियल स्पेस है ना उसके अंदर लिम्फ नोड प्रेजेंट होती है, लिम्फ नोड। तो उस लिम्फ नोड का नाम क्या है तो कि उस लिम्फ नोड का नेम है लिम्फ नोड ऑफ रूवियर, ROUVIERE, ठीक है। लिम्फ नोड इस तरह की प्रेजेंट होती है इस रेट्रोफेरेंजियल स्पेस के अंदर। तो ये जो रेट्रोफेरेंजियल स्पेस है वो फाइब्रस राफे की मदद से 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होती है एंड इसके अंदर लिम्फ नोड प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो चिल्ड्रन हम बात कर रहे थे एक्यूट रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस के अंदर चिल्ड्रन के अंदर मोस्ट कॉमन कोज कौन सा है उसके बारे में। तो चिल्ड्रन के अंदर मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि ये जो लिम्फ नोड मैंने आपको बताई ना रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड उसका इन्फेक्शन लग जाता है। क्या होता है तो कि इन्फेक्शन हो जाता है रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड का, ठीक है। एंड फिर क्या होता है एडल्ट्स के अंदर मोस्ट कॉमन कोज कौन सा होता है तो कि पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल के ऊपर फिश बोन या किसी चीज़ की वजह से पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गई, तो उसकी वजह से इंजरी हो गई होगी ना वॉल के अंदर, वहाँ से इन्फेक्शन स्पेस के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो एडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमनली कोज कौन सा हो गया तो कि पेनिट्रेटिंग इंजरी, ओस्टियोफेरेंजियल वॉल के अंदर। चिल्ड्रन के अंदर मोस्ट कॉमन कोज कौन सा था तो कि जो रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड है उसका इन्फेक्शन लग जाना। एंड एडल्ट्स के अंदर मोस्ट कॉमन कोज कौन सा है तो कि पेनिट्रेटिंग इंजरी हो जाना पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल के अंदर। अब ये इन्फेक्शन है उसकी वजह से ही तो एब्सेस बनेगा ना, तो उसके लिए ऑर्गेनिज्म कौन से रिस्पॉन्सिबल हो गए उसके बारे में देखते हैं। तो मोस्ट कॉमनली कौन से ऑर्गेनिज्म में भी 46% जितने केसेस के अंदर बहुत से ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं बट हम मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो हो गए ना उसके बारे में देखने वाले हैं। तो 46% जितने केस के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस जो ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्सिबल हो गए। कौन से? स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। एंड बाकी के 26% जितने केस के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल हो गए तो कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस।
ठीक है। तो ये एक्यूट रेट्रोफेरेंशियल एब्सेस के अंदर हमने कोर्स देख लिए हैं, किन लोगों में देखने को मिलता है वो देखा है, एंड ऑर्गेनिज्म कौन सा रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो देखा है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे। तो क्लिनिकल फीचर के अंदर सबसे पहला ये एब्सेस है, पस बनेगा, इन्फेक्शन होगा। तो किसी भी इन्फेक्शंस का मोस्ट कॉमन फीचर क्या होता है? फीवर, ठीक है। फीवर देखने को मिलेगा, टोर्टिकोलिस देखने को मिलेगा क्योंकि ये नेक में हो रहा है इसलिए। फिर उसके बाद क्या होगा कि ब्रीथिंग के अंदर डिफ़िकल्टी होगी, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। तो ब्रीदिंग के टाइम पे अगर रेस्पिरेशन में से आवाज़ से आया ना तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्राइडर बोलते हैं ना, वो भी देखने को मिलेगा। फिर इसके अंदर क्रूपी कफ भी देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर डिस्फेजिया भी देखने को मिलेगा कि भाई स्वोलोइंग के अंदर डिफ़िकल्टी होगी, डिस्फेजिया होगा। फिर क्या है, अब मैं जो आपको बता रही हूँ वो आपको ध्यान से समझना है कि क्या होता है कि अगर हम एग्ज़ामिनेशन करेंगे ना तो एग्ज़ामिनेशन में क्या देखने को मिलेगा, तो कि हमें यूनिलेटरल बल्ज देखने को मिलेगा पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल के ऊपर। तो पहले लिख लेते हैं उसको। यूनिलेटरल बल्ज देखने को मिलेगा पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल के ऊपर। अब क्या होता है कि जो हमने अभी समझा था ना कि स्पेस कौन कौन सी होती है, तो ये प्री वर्टिब्रल स्पेस है, ये डेंजर स्पेस है, ये रेट्रोफेरेंजियल स्पेस है, ठीक है। यहाँ कहीं भी इन्फेक्शन लग सकता है, यहाँ भी इन्फेक्शन लग सकता है। तो जब हम एग्जामिनेशन करेंगे ना तब अगर हमें यूनिलेटरल बल्ज देखने को मिल रहा है, मतलब कि या तो राइट साइड में बल्ज देखने को मिल रहा है या तो लेफ्ट साइड में, क्या होगा कि पस का फॉर्मेशन होगा इन्फेक्शन की वजह से। तो यहाँ पे सब अक्यूमुलेट हो जाएगा एंड इस तरह से आगे की साइड बल्ज जैसा क्रिएट करेगा ना। तो अगर यूनिलेटरल बल्ज देखने को मिलेगा या तो राइट साइड पे या तो लेफ्ट साइड पे, तो वो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा, तो कि रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस के केस में। क्यों? तो कि ये जो स्पेस है वो फाइब्रस राफे की मदद से 2 कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइडेड है। इन दोनों स्पेस के अंदर ऐसा नहीं है, ये तो कंटिन्यूअस स्पेस ही है। तो अगर यहाँ पे इन्फेक्शन लगा होगा तो हमें मिड लाइन में डिफ्यूज बल्ज देखने को मिलेगा, मिड लाइन में बल्ज देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली यूनिलेटरल बल्ज देखने को मिल रहा है राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, तो वो कौन सी कंडीशन होगी, तो वो कंडीशन होगी रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस की, ठीक है। तो इसकी मदद से हम जब एग्जामिनेशन करेंगे ना तब हमें मिड लाइन के अंदर बल्ज देखने को मिल रहा है या यूनिलेटरल राइट और लेफ्ट साइड में बल्ज देखने को मिल रहा है। इसकी मदद से हम क्लिनिकली भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई रेट्रोफेरेंजियल स्पेस के अंदर इन्फेक्शन लगा हुआ है या नहीं, ये रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस वाला केस है या नहीं। तो ये जो यूनिलेटरल बल्ज वाला पॉइंट है एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिल रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप थियोरी में लिख रहे हो ना तो ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहिए जिससे एग्जामिनर को पता चले कि हाँ भाई इसने सही से समझ के डिसीज़ को पढ़ा है, सही रटा नहीं मार दिया है, ठीक है। तो ये हो गई क्लिनिकल फीचर्स की बात। अब हम देखते हैं कि इसकी ट्रीट कैसे करेंगे, हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे। एक्यूट रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस का केस है अगर, तो हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे। तो क्या होता है कि सबसे पहले तो ये एब्सेस होगा, पस भर गया होगा वहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, तो कि हम इंसिजन लगा के वो जो पस होगा उसको ड्रेन कर देंगे। तो क्या कर सकते हैं हम, तो कि हम कर सकते हैं इंसिशन एंड ड्रेनेज विदाउट जनरल एनेस्थेशिया। क्यों? क्योंकि इंक्यूबेशन के टाइम एब्सेस के रप्चर होने के चांसेस है, इसलिए हम जनरल एनेस्थेशिया के बिना जनरल एनेस्थेशिया नहीं देंगे, हम इंसिशन एंड ड्रेनेज कर सकते हैं एब्सेस का। फिर हम इंसिशन करेंगे, फिर ड्रेन करेंगे वो जो पस या जो कुछ भी मटेरियल होगा उसको। तो इंसिशन कहाँ पे देना है हमें, तो हमें इंट्रा ओरली इंसिशन देना है, ठीक है। इंट्रा ओरल इंसिशन देना है एंड वो भी कहाँ पे देना है, तो कि जहाँ पे मैक्सिमम बल्ज होगा ना वहाँ पे, एट साइट ऑफ
मैक्सिमम बल्ज। ठीक है, तो ये हो गई इंसिजन एंड ड्रेनेज की बात। इसके बाद ये बैक्टीरिया की वजह से हुआ होता है मोस्टली, तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे। फिर क्या होता है कि अगर जो एब्सेस है वो बहुत ही लार्ज हुआ एंड मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कोज किया उसने, उसकी वजह से रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हुई, तो हमें ट्रेकियोस्टोमी भी करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये हो गई इंसिजन एंड ड्रेनेज, एंटीबायोटिक एंड ट्रेकियोस्टोमी। ये हो गई एक्यूट रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस के ट्रीटमेंट की बात। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, तो कि अब हमें देखना है कि क्रोनिक रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस के अंदर क्या होता है। ये जो क्रोनिक रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस वाली कंडीशन है वो मोस्ट कॉमनली एडल्ट्स के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर इसका कोज क्या हो सकता है, तो कि जो सर्वाइकल स्पाइन है हमारा उसका टीबी हो गया है अगर, तो वो कोज हो सकता है। एंड जो टीबी होगा वो स्प्रेड हो गया अगर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड तक पहुंच जाएगा, तो फिर वहाँ से वो इन्फेक्शन जो है वो सेकेंडरी रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड के अंदर पहुंच सकता है। तो टीबी ऑफ रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड, ठीक है, वो इसका कोज हो सकता है। फिर इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, तो कि सबसे पहले तो थ्रोट में डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग आएगी। रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस हो गया होगा तो क्या होगा, डिस्कम्फर्ट होगा थ्रोट के अंदर। फिर क्या होगा, तो कि पेन होगा, फीवर होगा। ठीक है, पेन होगा, फीवर होगा। फिर उसके बाद क्या है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड का भी कंप्रेशन हो रहा है तो फिर न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। एंड फिर अगर हम नेक का एग्जामिनेशन करेंगे तो उसके अंदर हमें ट्यूबरक्युलर लिम्फ नोड देखने को मिलेगी। ठीक है, कॉर्ड एब्सेस एंड और वो भी जो भी जिस भी स्टेज में प्रेजेंट हो टीबी वो देखने को मिल सकता है। फिर हमें इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी करवानी चाहिए इसके अंदर, तो कि हम एक्सरे करवा सकते हैं। एंड एक्सरे में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो कि जो रेट्रोफेरेंजियल स्पेस है वो वाइड हो गई होगी। ऑब्वियसली उसके अंदर पस एंड ऑल जो सब चीज़ें भर गई होगी, तो जो रेट्रोफेरेंजियल स्पेस की जितनी साइज होगी उससे वो ज़्यादा वाइड हो गई होगी। ठीक है, एक्सरे के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो कि वाइडनिंग ऑफ रेट्रोफेरेंजियल स्पेस। फिर उसके बाद क्या है कि गैस शेडो भी प्रेजेंट हो सकता है एक्सरे के अंदर। ठीक है, इन जो सर्वाइकल स्पेस होगी, सर्वाइकल स्पेस वो भी स्ट्रेट, उसका भी स्ट्रेटनिंग हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। फिर मेन ये बात है कि रेट्रोफेरेंशियल स्पेस जो है वो वाइड हो गई होगी। फिर इसके अंदर हम ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं, तो मेनली ये जो क्रोनिक रेट्रोफेरेंशियल वाली कंडीशन है वो तो टीबी की वजह से हुई है, तो मेनली इसके अंदर हमें एंटी ट्यूबरक्युलर थेरेपी देनी होगी। फिर हम क्या कर सकते हैं, तो कि ये जो पस होगा तो उसको हम इंसिजन लगा के उसको ड्रेन भी कर सकते हैं, उसका ड्रेनेज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि हम सर्वाइकल इंसिजन लगा के ड्रेन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल ड्रेनेज। एंड क्या होता है कि जो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है ना, उसकी अगर हम पोस्टीरियर बॉर्डर से ड्रेनेज करें ना, इंसिजन वहाँ पे लगाए ना, वर्टिकल इंसिजन स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के पोस्टीरियर बॉर्डर पे लगाएंगे वर्टिकल इंसिजन। ऐसा हम किस केस में करेंगे, तो कि अगर हाई एब्सेस होगा तो हम स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के पोस्टीरियर बॉर्डर पे वर्टिकल इंसिजन लगाएंगे। एंड अगर लो एब्सेस होगा तो हम जो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है ना हमारा, उसकी एंटीरियर बॉर्डर पे इंसिजन लगाएंगे। वर्टिकल इंसिजन ही लगाने वाले हैं दोनों के अंदर, बट हाई एब्सेस है तो पोस्टीरियर बॉर्डर के ऊपर इंसिजन लगाएंगे वर्टिकल इंसिजन। एंड अगर लो एब्सेस है तो एंटीरियर बॉर्डर पे इंसिजन लगाएंगे, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के एंटीरियर बॉर्डर पे इंसिजन लगाएंगे वर्टिकल इंसिजन। ठीक है, तो ये हो गई क्रोनिक रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस की बात। तो आई होप आपको रेट्रोफेरेंजियल स्पेस कहाँ पे है वो समझ में आ गया है।
फिर क्या है कि रेट्रोफेरेंशियल एब्सेस किसे बोलते हैं एंड एक्यूट एंड क्रोनिक दोनों के बारे में हमने देखा है। तो आई होप आपको इस डिसीज़ के बारे में समझ में आ गया है। अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।